तो हम लोग पढ़ रहे हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में। अब गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक, गैर पारंपरिक से नाम से पता लग रहा है कि ये क्या है, ये गैर पारंपरिक है, ये समाप्त होने के मतलब इनकी संभावना रहती है। और जाहिर सी बात है कि जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं, जीवाश्म ईंधन है, उसके साथ में यही प्रॉब्लम है कि वो क्या है, वो समाप्त होने की संभावना है। और समाप्त हो गई, संभावना क्या है, जिसके पास बड़े से बड़ा भंडार भी है ना कोल का, वो भी अगले 50 सालों में समाप्त हो जाए। कोयला अगले 50 सालों में जिस तरीके से कोयले का दोहन हो रहा है, उस तरीके से कोयला अगले 50 सालों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मान लो कुछ देश ऐसे हैं जैसे यूएसए वगैरह हैं जिन्होंने अभी अपना रिसोर्स इस्तेमाल करना शुरू ही नहीं किया है। देखिए यूएसए इतना पावरफुल कंट्री है, इतना इकोनॉमिकली जो है वो स्टेब्लिश्ड है वो, कि उसके साथ क्या है, उसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपना कोल का भंडार इस्तेमाल ही नहीं करता है, वो दूसरों का कोल खरीद के अपने यहाँ यूज करता है। लेकिन उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा कोल भंडारों में से एक है अपलेशियन माउंटेन का जो कोल डिपॉजिट या कोल ब्लॉक है, वो दुनिया के सबसे बड़े कोल डिपॉजिट्स में से एक है। अब समझिए बात को, तो हम कह रहे हैं कि आप थोड़े चालाकी भी कर लेंगे तो आपका 10-20 साल और चल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये तो खत्म ही होना है ना, समाप्त होना है ना। तो हमें धीरे धीरे करके ऊर्जा के उस एस्पेक्ट पे शिफ्ट होना पड़ेगा जो क्या करता है, जो क्या है, जो रिन्यूएबल है, यानी अपने आप रिन्यू होता है, गैर पारंपरिक है, और नवीनीकरण अपने आप ही हो जाता है। इसका नवीनीकरण क्या है, अपने आप ही हो जाता है। रोज सुबह सन निकलता है तो नवीनीकरण हो गया, रोज हवा चलती है, नवीनीकरण हो गया, पृथ्वी के अंदर हीट है, नवीनीकरण हो गया। नेचुरल प्रोसेस है, जब तक पृथ्वी रहेगी जब तक उसके अंदर हीट रहेगी, जियोथर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, जब तक समुद्र है उसमें पानी बहेगा, उसमें लहरें उठेंगी, है ना। तो हमें धीरे धीरे करके इन एनर्जी रिसोर्सेज पे शिफ्ट होना होगा। तो पहला है आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी, नाम से ही पता लग रहा है सौर ऊर्जा, सौर एनर्जी। क्या खासियत है इसकी, लिखिए। नवीकरण योग्य, दैट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या लिखा था, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इट इज ऑल्सो रिलायबल एंड पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रदूषण रहित भी है, प्रदूषण रहित और नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत भी है, नवीकरणीय स्रोत भी है, और पॉल्यूशन लेस है, यानी पॉल्यूशन फ्री है, यू कैन से। अगर भारत की बात करें तो लिखिए, भारत मुख्य रूप से उपोष्ण अक्षांशों में स्थित है। भारत मुख्य रूप से उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल, भारत मुख्य रूप से उपोष्ण अक्षांशों में स्थित है। इंडिया इज बेसिकली लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स अतः यह बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा, अतः यह बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। सो इट रिसीव्स हायर अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, सो इट रिसीव्स
हायर अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी भारत के बड़े क्षेत्र में, भारत के बड़े क्षेत्र में वर्ष में वर्ष में 300 दिनों तक, वर्ष में 300 दिनों तक सूर्य की रोशनी उपलब्ध रहती है। देखिए, अ ग्रेटर पार्ट ऑफ कंट्री has more than 300 solar days. And the energy received from the sun is about 5,000 trillion kilowatt per year. तथा संपूर्ण वर्ष में 5,000 खरब किलोवाट सौर ऊर्जा या 5,000 खरब किलोवाट ऊर्जा प्राप्त होती है। अब सोचिए, अगर हम इस ऊर्जा का सही उपयोग करने लगे तो हमें किसी भी दूसरे सोर्स, एनर्जी सोर्स की आवश्यकता जो है वो नहीं है। आपको पता है भारत का ज्यादातर क्षेत्र जो है, सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र की बात करें अगर एरिया वाइज, तो पठारी क्षेत्र है हमारा, जो दक्षिण का पठार है। तो आप देखिए दक्षिण का पठार, और अगर हम अपने मध्य भारत को भी शामिल कर लें, ये हमारा जो यूपी का कुछ, यूपी का मेजर हिस्सा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये सारा का सारा रीजन कैसा है, यहाँ पर साल भर सूर्य देवता दिखाई देते हैं। यहाँ पर साल भर सन दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं? तो जब साल भर सन दिखाई देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सन की वजह से जो सोलर रेडिएशन है वो लगातार इस इलाके में पड़ता है। सोलर एनर्जी की सबसे खास बात यह है कि आपको मतलब आप जो भी आप सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं या जो फोटोवोल्टेइक सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सन को एक्सपोज होना चाहिए, उस पर सनरेज पड़नी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ कैसे एरियाज हैं, बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां पर वर्ष भर जो है सूर्य की किरणें क्या होती हैं, लगातार पड़ती रहती हैं। तो वर्ष भर जब सूर्य की किरणें लगातार इस पर पड़ती रहती हैं तो उससे क्या होता है, वहां पर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होने की संभावना ज्यादा रहती है। और क्योंकि हमारा देश उपोष्ण कटिबंध में है, बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आप जानते हैं कितनी गर्मी पड़ती। तो ये जितनी ज्यादा की जो गर्मी पड़ना है, ये गर्मी पड़ना वरदान हो जाता है भारत जैसे देश के लिए। गर्मी पड़ना क्या है, ये हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर अवर वेरी पर्पसेस। इसका मतलब ये है कि भारत को सोलर रेडिएशन अच्छा खासा मिलता है, और अगर हम अपने आप को सोलर रेडिएशन पे शिफ्ट करें या सोलर एनर्जी पर शिफ्ट करें तो भारत बहुत बड़ी प्रगति कर सकता है इस क्षेत्र में। समझ रहे बात को? तो इसलिए जो है इसका अच्छा खासा पोटेंशियल भारत में है। आगे लिखिए, विंड एनर्जी, दैट इज पवन ऊर्जा। विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा क्या है ये, लिखें इसके बारे में। इंडिया रैंक्स 4th in installed wind energy capacity. India ranks 4th in installed wind energy capacity after China, USA and Germany.
भारत भारत विश्व का या दुनिया का विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा क्षमता को धारण करने वाला देश है, ब्रैकेट में लिख लो, चीन, यूएसए तथा जर्मनी के पश्चात। किसके पश्चात? चीन, यूएसए और जर्मनी के पश्चात। with the installed capacity of 42.8 गीगावाट। कितनी है क्षमता? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 42.8 गीगावाट, 42.8 गीगावाट क्षमता। मेजर विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य। प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? लिखें फटाफट। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु और तेलंगाना। ये भारत के प्रमुख विंड पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल की अगर बात करें तो वो कहां है? गुजरात और राजस्थान में। सर्वाधिक क्षमता कहां पर है? गुजरात और राजस्थान में। मैक्सिमम पोटेंशियल गुजरात राजस्थान में, इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वही कच्छ के रण में लगाया जा रहा है, भुज के आसपास। ठीक है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने में भारत का प्रमुख योगदान है। और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना भारत के प्रधानमंत्री का भी जो है वो क्या एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मतलब उनका बहुत बड़ा फोकस सोलर एनर्जी पे रहता है। आप देखिए वो सोलर के बारे में बातें करते हैं। आप देखिए इस समय भी सोलर एनर्जी के लिए भारत सरकार ने और राज्यों के जो विद्युत विभाग हैं उन्होंने अपने छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी छूट दे रखी। यानी सोलर पैनल पे अच्छी खासी छूट है। 1 किलोवाट पे करीब 30 या 35 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती। यानी अगर आप उसको लगा लीजिए तो उसके बाद आपके घर के बिजली का बिल आधे से भी कम हो जाएगा। कई बार तो न्यूट्रल हो जाता है अगर आपका खर्च जो है वो सीमित है। ठीक है ना।
तो आप समझिए कि वो जो है सोलर एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है और आपके बिजली के खर्च को, बिजली की बचत को आपके बहुत वो क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक है ना। और उसको लगाना भी काफी आसान है, गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी दे रही है कि लगातार अगर आप उसको लगाइए तो आपको राहत मिलेगी अपने बिजली के बिल में। देखिए, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र या पवन ऊर्जा प्लांट, इंडिया लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट, इज लोकेटेड इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा प्लांट, संयंत्र किसे कहते हैं, मुप्पंडल, मुप्पंडल, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। कन्याकुमारी, तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र यहां पर स्थित। हम्म, क्या कह रहे हो, फिर से तेज बोलो थोड़ा। आत्मनिर्भर किस चीज में? तो इसमें सिविल वॉर कैसे हो जाएगा? नहीं, तो इसमें इसमें वॉर वॉर की क्या संभावना आपको नजर आ रही, मतलब जैसे अगर अगर नहीं नहीं, अगर साउथ और ईस्ट की बात नहीं है, अभी हमारे यहाँ नेशनल ग्रिड है ना, नेशनल ग्रिड है हमारे यहाँ, जो 5 ग्रिड्स हैं, हम लोगों ने पढ़ी थी, हमने आपको बताई भी थी, 5 ग्रिड थी। तो 4 तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है और एक नॉर्थ ईस्ट थी। तो बिजली उत्तर भारत में ज्यादा बनती है, हम दक्षिण भारत में भेजते हैं कि नहीं भेजते? तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। समझिए मेरी बात को, ये 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 सारी असलियत में इस प्रोग्राम को गवर्न करने वाला एजेंसी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा। ये जो सब्सिडी है या जो भी प्लांट है, संयंत्र है, ये जो संयंत्र है क्या गवर्नमेंट का नहीं है? सरकारी संयंत्र है ना ये। तो सरकारी संयंत्र हो, चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार का हो, सरकारी होना चाहिए। ये बात तब आप कह सकते हैं जब मान लो कोई जरूरत से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि प्राइवेट लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। लेकिन गवर्नमेंट जब तक इन्वॉल्व है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप ये कहेंगे मान लो स्टेट गवर्नमेंट के मन में ऐसी बातें आ जाए, अगर आप कहेंगे मान लो ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ का, हमारे देश का संविधान ऐसा है कि राज्य हर तरीके से केंद्र पर आश्रित है। अरे एक जगह से कहीं तुम कमाई कर लोगे, उधर तुम्हारी इतनी कटौती हो जाएगी तुम सड़क पे आ जाओगे। भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय जो ढांचा है संघ संघ का, उसके बारे में ये कहा जाता है कि, अब आप समझिए, मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बात बताने जा रहा हूं कि भारतीय संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि जो राज्य और केंद्र संबंध है, वैसे तो उनको बहुत अच्छा ठीक ठाक बनाया गया है और बड़ा संतुलित है, राज्यों को बहुत अधिकार है बहुत सारे मामलों में, केंद्र को एक संघ सूची, एक राज्य सूची है। ये सारी बातें कहने सुनने में बड़ी अच्छी है, समवर्ती सूची है, इसमें मिलकर काम करते हैं, संघ सूची पर संघ कानून बना देता है, राज्य सूची पर राज्य बना देता है, ये तो बड़ा है आपने। लेकिन अगर बात आती है इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की बात आती है, तो आप देखिए कि सब सारी पावर सेंटर के पास है, चाहे भले ही वो स्टेट के ही रिसोर्सेस क्यों ना हो। अब अगर झारखंड में कोयला पैदा होता है, कर्नाटका में लौह इस्पात रिजर्व ज्यादा है, लेकिन उसका मालिक कौन है?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई कर्नाटक सरकार या झारखंड सरकार उसकी मालिक थोड़ी है। रिसोर्सेज, चाहे वो पानी बह रहा हो, चाहे वो नदी बह रही हो, चाहे वो क्या नाम है कुछ भी, हाँ उसका फायदा उस क्षेत्र को मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर बात करें ओनरशिप की, तो ओनरशिप जो यूनियन, ये सब रिसोर्सेज जो है सब यूनियन के उसमें आते हैं। रिसोर्सेज का यूज करना ना करना वो बंटवारा, अभी तमिलनाडु, केरल और गुजरात के बीच में कावेरी जल, सॉरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद है। तो जब वो काउंसिल की बैठक होती है, जैसे जो आपकी जोनल काउंसिल, उसमें बैठ के तय कर दिया था, थोड़ा मामला और बढ़ता है, न्यायपालिका जाए तो वो अपना बता देते हैं। लेकिन असलियत में न्यायपालिका भी तो केंद्र सरकार से ही बात करती है कि भाई कैसे शांत होगा। आप देखिए ये लोग हमारे पास आए हैं, तो केंद्र सरकार उसका एक फार्मूला देती है, बनाती है, बताती है, सरकार को, कोर्ट को सजेस्ट करती है, कोर्ट कहता है कि हाँ ठीक लग रहा है, सही है, ऐसे कर दो। बात समझ आएगी नहीं? तो भारत, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत सरकार कलेक्टर है और राज्य सरकार पता है क्या है? लेखपाल। प्रशासन में लेखपाल से छोटा कोई अधिकारी नहीं है और प्रशासन में कलेक्टर से बड़ा कोई अधिकारी नहीं है। जिले में, जिले की बात हो रही है, बात समझ रहे कि नहीं? इतना डिफरेंस है आर्थिक मामलों में। अब आप बताइए किसी कोई लेखपाल की हैसियत है कि वो डीएम के आदेश को मना कर दे? पहले बताइए, बस समझिए। मैंने ये बात आपको प्रशासनिक तौर पर इसलिए समझाई जिससे कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए। पॉलिटिकली बहुत सारे राइट्स हैं, ऐसा नहीं कि राज्य सरकारों को अधिकार नहीं है, लेकिन जब बात पैसे की आती है, क्यों क्यों अच्छा देखिए, हमारे यहाँ पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप देखिए कि आप इसको थोड़ा सा अलग एंगल से अगर देखें, मतलब इसको बिल्कुल वैसे ना देखें, आप देखिए ना, सारी सरकारें केंद्र सरकार के पास क्यों कहती हैं हमको ग्रांट दो, हमको ग्रांट दो, हमको ज्यादा पैसा चाहिए, हमको ज्यादा पैसा चाहिए। बिहार कहता है हमको स्पेशल स्टेटस दे दो। अभी आंध्र प्रदेश के जो सीएम नए वाले बने, उन्होंने इसी शर्त पर समर्थन दिया कि आप हमको स्पेशल पैकेज देंगे, तो उन्होंने कहा हाँ दे देंगे, कोई बात नहीं, आपको जरूरत भी है। मैं बिहार हमेशा ही कहता रहता है कि साहब हमको स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दीजिए। जम्मू कश्मीर को 18,000 रुपए करोड़ दे दिए। किसके पास है सब पैसा? कहाँ है बताइए, कहाँ है? केंद्र के पास। तो केंद्र, आप ये कहें कि किसी कोई सरकारी कहे कि मेरे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, तो ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज, अब उत्तर भारत में रिसोर्सेज ज्यादा हैं बिजली पैदा करने के, तो दक्षिण भारत में कम है, तो क्या दक्षिण भारत में क्या बिजली नहीं आती? हम लोग उसको मेंटेन करते हैं, कोरिलेट करते हैं, नॉर्थ में भी रहे, साउथ में भी रहे, नॉर्थ ईस्ट में भी रहे, सब जगह बिजली रहे। तो रिसोर्सेज पर सब पूरे देश का समान अधिकार है। ये बात अलग है कि रिसोर्स जिस राज्य में है उसको थोड़ा सा वरीयता मिलना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको वरीयता, अगर आप मान लिए, इसीलिए आप देखिए झारखंड को, झारखंड इज नोन एज द मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा खनिज पदार्थ है जो झारखंड में नहीं होता? मिनरल स्टेट कहा जाता है उसे। जिस दिन से झारखंड बिहार से अलग हो गया, बिहार की कमर टूट गई। बिहार पैसा ही मांगता रहता है, बिहार की सरकार घाटे में ही रहती है। केंद्र सरकार के, एक तो बिहार में वैसे ही आपदा, उत्तरी बिहार में आपदाएं आती, इस समय कोसी का प्रकोप चल रहा है ना, तो एक तो उनके पास आपदाएं बहुत आती हैं। पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, अशिक्षित का स्तर, अशिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा है ना, रूढ़वादी भी हैं और थोड़ा सा राजनीतिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। अजीबोगरीब तरह की राजनीति है बिहार की, है ना। उसमें भी उनका जो मेन जो पार्ट था, जो माल जहां से, या जहां से धन उत्पन्न होता था, जहां से बिहार की पहचान थी, झारखंड, वो अलग कर दिया। अब झारखंड तो समृद्ध हो गया क्योंकि वो तो समृद्ध था ही, और जिस दिन से बिहार झारखंड से अलग हुआ उस दिन से बिहार उभर ही नहीं पाया। हाँ, जिस दिन से उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया तो उत्तराखंड की अपनी पहचान जरूर बन गई, ठीक, क्योंकि उत्तराखंड को यहां से लखनऊ से मैनेज करना, देहरादून को और पौड़ी गढ़वाल को, वो प्रशासनिक रूप से ठीक नहीं था, तो वहां बंटवारा हो गया। तो वहां प्रशासनिक आधार था। राज्य बनने के बाद बहुत सारे फायदे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नुकसान ही होते हैं, लेकिन कुल मिला के अगर रिसोर्स आपके हट जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब मध्य प्रदेश बहुत सारा रिसोर्सफुल था, छत्तीसगढ़ में सारे लगभग बहुत सारे प्राकृतिक रिसोर्स चले गए, लेकिन मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य था कि जो है कि वो उसने मैनेज कर लिया अपना। तो कुल मिलाकर ऐसा गृह युद्ध की संभावना इसमें नहीं होती है ना। इसमें क्या है कि नियम कानून क्योंकि केंद्र के हाथ में होते हैं, वो जैसे नियम बनाता है, रिसोर्सेज पे
जो है यूनियन लिस्ट जो में आता है वो, तो इसलिए उसको मैनेज करा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला लिखिए ओशियन एनर्जी या समुद्री ऊर्जा। ओशियन एनर्जी या समुद्री ऊर्जा लिखे, ये क्या है? देखिए समुद्री ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ओशियन एनर्जी इज अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तथा यह 3 प्रकार की होती है, एंड इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो तो। तरंग ऊर्जा, इसे कहते हैं वेव एनर्जी। ज्वारीय ऊर्जा, इसे कहते हैं टाइडल एनर्जी। और तीसरी है ओशियन थर्मल एनर्जी, यानी समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा, दैट इज ओशियन थर्मल एनर्जी। ये हम लोगों ने जब ऊर्जा पढ़ा था वहां मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। इसमें जाने की तरंग ऊर्जा क्या है? जो तरंग चलती है, यानी जो तरंग, यानी जो नॉर्मली जो लहर उठती है, लहर से अगर ऊर्जा उत्पन्न करने का, जो समुद्री लहरों से जो ऊर्जा उत्पन्न करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं तरंग ऊर्जा। टाइडल ऊर्जा क्या होती है? टाइडल एनर्जी क्या है? ज्वार। जब ज्वार आता है तो पानी चढ़ता है, हाई टाइड लो टाइड, पानी चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। इस चढ़ने और उतरने के दौरान जो फोर्स और फ्रिक्शन जनरेट होता है, उससे जो ऊर्जा पैदा करी जाती है वो कहलाती है ज्वारी ऊर्जा। ठीक है। और तीसरी है समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा। समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा वो ऊर्जा है जो समुद्र के गहरे स्थानों पर, जहां पर जैसे सतह के ऊपर ज्वालामुखी पर्वत टाइप की संरचनाएं होती हैं, वैसे ही समुद्र की तली में भी और समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रिजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिज, रिज कहते हैं। तो जब जब समुद्र के अंदर की गर्मी का उपयोग किया जाए ऊर्जा के उत्पादन करने में, तो उसे कहते हैं समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा। तो समुद्र से 3 तरह की ऊर्जा मिल रही है। एक जो उसके ऊपर लहरें चल रही हैं, हवा वाली, हवा के बहने से जो लहरें उठती हैं, उससे हमने बना ली वेव एनर्जी। ज्वार भाटा के समय या हाई टाइड लो टाइड के समय जो पानी चढ़ा और उतरा, उससे हमने क्या बना ली? टाइडल एनर्जी, ज्वारी ऊर्जा। और जो समुद्र के जो गहरे स्थान है जहां से ऊष्मा निकलती है, उससे हमने क्या बना ली? समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा। तो ये 3 तरीके से ऊर्जा समुद्र से बनाई सकती है। और तीनों ही क्योंकि आपको पता है पृथ्वी का 71% एरिया जो है वो समुद्री महासागरीय क्षेत्र है, समुद्री महासागरीय। तो जाहिर सी बात है इसमें कितनी सारी लहरें होंगी, कितना सारा ज्वार भाटा आता होगा, और कितने सारे स्थान ऐसे होंगे जहां पे जियोथर्मल एनर्जी के सोर्सेज होंगे। तो इनको एक्सप्लोर किया जा रहा है धीरे धीरे करके। और दुनिया में, भारत में भी ओशियन जो पूरा एक मंत्रालय ही बना दिया गया, समुद्री विज्ञान मंत्रालय है पूरा, ओशियन मिनिस्ट्री है पूरी की पूरी। तो वो रिसर्च कर रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों में भी रिसर्च करी जा रही है। और इस तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑब्जर्व किया गया है। भारत सरकार ने इसको ऑब्जर्व किया और पाया कि हाँ, लहरों की कोई संख्या है, लहरों की गिनती है। तो दिन और रात, उसमें तो दिन और रात भी नहीं है, लहरों के लिए तो दिन रात भी नहीं है। रात में भी हवा चलती है, दिन में भी हवा चलती है। ठीक है, तो लहरें उठेंगी। टाइडल ज्वार भाटा 24 घंटे में आना ही आना है। ज्वार भाटा हर 24 घंटे में पानी का स्तर एक बार ऊपर चढ़ता है, एक बार नीचे उतरता है। तो नियम है, ज्वार भाटा का सिद्धांत ही है, उसमें चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के हिसाब से। तो ये हो गया। और तीसरा क्या है कि इतना बड़ा समुद्र है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे उसमें नीचे ऐसे स्थान है
जहां पर ऊष्मा प्राप्त हो सकती है। तो ये तीनों ही क्या है, रिन्यूएबल हो गए कि नहीं हो गए? इनमें इन तीनों की कोई ना लिमिट है, ना संख्या है, ना इसका आकलन है। इसलिए कैसा सोर्स हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स हो गया। एरियाज लिखिए जहां पर भारत में अभी तक एक्सप्लोरेशन हुआ है। गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, गुजरात। करंट, करंट क्या होता है, एक दिशा में होता है। जैसे ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट की दिशा है। और वेव वो हैं जो लहरें ऐसे उठती हैं समुद्र किनारों पर, जो लहरें ये चलती ना, ये वेव हैं। और करंट है एक करंट एक दिशीय प्रवाह है, किसी दिशा में बहने वाला है। जबकि वेव की कोई दिशा ही नहीं होती। वेव तो बीच मतलब मिड भीतर वाले हिस्से से बाहर वाले हिस्से की ओर लगातार जो है वो चलती। किसी भी तरह करंट कहें, चाहे ओशियन करंट कहें, चाहे रिवर करंट कहें, कुछ भी कहें, करंट का मतलब ही है एक दिशीय प्रवाह, जहां पर जल एक दिशा में बहता हो। तो ओशियन में भी तो करंट बहते हैं ना, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, ओयाशियो, क्यूरोशियो, सब क्या है, ओशियन करंट ही तो है, हॉट या कोल्ड जो भी हो, वो तो बात की बात है। लेकिन ओशियन के अंदर यानी स्थिर जल के अंदर अगर कोई जलधारा बह रही है तो उसे करंट कह देंगे। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, तो बहुत बड़ा महासागर है नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर। लेकिन उसमें अमेरिका के तट के किनारे से ब्राजील, मैक्सिको के तट से होती हुई, फ्लोरिडा के तट से बहती हुई जो धारा ऊपर की ओर यानी सब आर्कटिक रीजन की ओर जाती है, उसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। तो वो उसकी एक दिशा है। नहीं, हाँ, मास भी फ्लो करता है, एनर्जी फ्लो करती है। लेकिन वेव क्या है, वेव कभी रुकती नहीं है। वेव रुकती नहीं का मतलब ये है कि वेव लगातार परमानेंट बहने वाली प्रक्रिया है। जबकि करंट कभी कभी मंद या स्लो या फास्ट भी हो सकता है, कभी रुक भी सकता है, कभी अल्नीनो है। अल्नीनो फिनोमिनन की वजह से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के तट पर और एशिया यानी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के तट पर और पूरे एशिया के तट पर करंट विपरीत हो जाती है, बहना बंद हो जाती है। तो ये करंट में हो रहा है कि नहीं? लेकिन लहरें कहां उठना बंद हो जाती हैं? दुनिया में कोई ऐसा महासागर नहीं है, कोई ऐसा किनारा नहीं, कोई ऐसा कोस्ट नहीं जहां पे लहरें नहीं उठती। तो समझ गए बात की नहीं? तो ये लहर है, ये लहर है, वेव है, तरंग है। और ये क्या है, ये करंट है। बात समझ आई? क्षेत्र लिख लो, इंपॉर्टेंट एरियाज लिख लो। गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे यानी खंबात की खाड़ी, और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन क्षेत्र। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है। भारत में अभी तक ज्ञात है, वैसे तो सभी सदर्न स्टेट में हो सकता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक्सप्लोरेशन किया गया है, यहाँ पर खोजा गया है, तो पाया गया कि यहाँ बढ़िया संभावनाएं हैं। आ जाइए, एक और ऊर्जा गैर पारंपरिक जो है उसका नाम है जियो थर्मल एनर्जी, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। जियो थर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, दैट इज जियो थर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा, जियो थर्मल एनर्जी क्या है ये, फटाफट लिख लीजिए। लिखिए, जियोथर्मल एनर्जी द हीट डेराइव्ड विद इन द, लिख लो पहले फटाफट। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट डेराइव्ड विद इन द सब सरफेस ऑफ अर्थ। लिखिए, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक भाग या आंतरिक भागों से प्राप्त की जाती है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों से प्राप्त की जाती है। तथा यह गर्म जल
अथवा भाप के माध्यम से, तथा यह गर्म जल अथवा भाप के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है। वाटर और स्टीम कैरी द geothermal energy to the earth surface, carry the geothermal energy to the earth surface. Water and steam carry the geothermal energy to the earth surface. कहने का मतलब, अब आप ये कहेंगे कि ऊर्जा पृथ्वी के नीचे है, तो पृथ्वी के नीचे वाली ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे? तो पृथ्वी के नीचे वाली ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका क्या है कि ऐसे स्थानों का पता लगाना जहां पर इस तरह की ऊर्जा एक्सप्लोर करी जा सकती है और पृथ्वी की सतह जहां से नजदीक हो। पृथ्वी की सतह सबसे नजदीक जहां पर जियोथर्मल एनर्जी बनती है। तो ये क्या है, ये किस रूप में आती है? या तो ये गर्म जल और या फिर ये भाप के रूप में आती है। यानी जब नीचे पृथ्वी की सतह के नीचे मान लो हीट है, तो हीट की वजह से उसकी सतह पर जो पानी है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ज्यादा हीट है, भाप बन जाएगा। तो गर्म पानी और गर्म भाप, ये दोनों ही ऊर्जा के स्रोत हैं। यही गर्म पानी और गर्म भाप का उपयोग हम एनर्जी जनरेट करने में करते हैं। असलियत में जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हम कोयला या ईंधन को जलाते हैं, समझना। तो अगर हमें पानी गर्म ऑलरेडी गर्म मिल रहा है तो हमें तो फिर स्टीम को और हॉट वाटर को कलेक्ट करना है ना केवल, और उसको हम जो जिस उपयोग में लाना चाहें ला सकते हैं। जैसे हम थर्मल एनर्जी बनाते हैं तो उसके लिए हम कोयला जलाते हैं। कोयला जलाकर क्या गर्म करते हैं? पानी। उससे क्या बनती है? भाप। उस भाप से क्या बनता है? प्रेशर। प्रेशर से क्या चलता है? टरबाइन। टरबाइन से क्या बनती है? बिजली। यही प्रक्रिया है। तो यहां पर हमको गर्म पानी और भाप तो ऐसे ही मिल रहा है ना डायरेक्टली, उसके लिए तो हमको कोई ईंधन नहीं जलाना पड़ रहा है ना। तो ये तो अच्छी बात हो गई ना भाई। अगर हमको भाप और गर्म पानी और भाप ऐसे ही मिला जा रहा है तो हम बस उसको वहां से हमको सोर्स से वहां से ऊपर लाना है, सरफेस पे लाना है और अपने आगे की प्रक्रिया करनी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? यानी एक स्टेप ईंधन जलाने वाला कम हो गया ना, तो वो जो प्रदूषण और वो जो फॉसिल फ्यूल जल रहा था वो सारी कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब हमें डायरेक्टली क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई, हीट मिल गई, स्टीम मिल गई, हॉट वाटर मिल गया, जिसका उपयोग हमने ऊर्जा उत्पादन करने में किया। क्लियर बात समझ आई? ये जियोथर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। अब लिखिए, इंडिया है 7 जियोथर्मल रीजन। भारत में 7 भूतापीय क्षेत्र हैं। यानी जहां पर भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होने की संभावनाएं अच्छी हैं। इंडिया है 7 जियोथर्मल एरियाज। कौन कौन से? फटाफट लिख लीजिए। हिमालयी क्षेत्र, दैट इज हिमालयन रीजन। लिखते जाइए थोड़ा स्पीड में। हिमालयन रीजन, हिमालयी क्षेत्र। इसके बाद लिखें कैम्बे, यानी खंबात क्षेत्र। खंभात क्षेत्र। इसके बाद लिखें सोन नर्मदा तापी बेल्ट। सोन नर्मदा तापी बेल्ट। इंग्लिश में भी यही लिखेंगे, सोन नर्मदा तापी बेल्ट। नदी है, नदियां हैं तीनों। वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट। इसके बाद लिखेंगे पश्चिमी तट के पश्चात लिखेंगे गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन। एक है गोदावरी बेसिन और दूसरा है
महानदी बेसिन। एक एचपी में घाटी है, इसे सहारा घाटी कहते हैं। तो कुल मिला के ये 7 क्षेत्र हैं जहां पर ऐसा पाया गया है कि यहां पर जियोथर्मल पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा है। लिखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार गैर पारंपरिक या गैर नवीकरणीय भी लिख सकते हैं, गैर पारंपरिक या गैर नवीकरणीय, सॉरी गैर नहीं, गैर पारंपरिक जो है वो नॉन रिन्यूएबल हो गया ना। आप सिर्फ इतना लिखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की भूतापीय ऊर्जा क्षमता 10 गीगावाट तक हो सकती है। एज पर MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, भारत की जो क्षमता है वो कितनी हो सकती है? 10 गीगावाट। इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा परियोजना। जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहां स्थापित करी जा रही है? ये स्थापित करी जा रही है पूगा घाटी, जो कि कहां पर है? लद्दाख में। पूगा वैली लद्दाख में स्थापित की जा रही। और ये कहां है? J&K में है। इसके अलावा और कुछ क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां पर ये प्लान्स चलाए जाने की संभावना लिखिए। मणिकर्ण क्षेत्र, मणिकर्ण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। और लिखें वेस्टर्न स्लोप्स, पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, जो कहां कहां पर है? गुजरात और महाराष्ट्र से लगा हुआ।
गुजरात और महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र, नर्मदा, सोन और दामोदर वैली। नर्मदा, सोन, नर्मदा घाटी, दामोदर घाटी और सोन नदी की घाटी। ये कुछ एरियाज हैं जो जियोथर्मल एनर्जी के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिनरल्स की। लिख लिया ये लिख लिया। ऐसे ही हम लोगों ने एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मिनरल्स की। एटॉमिक, परमाणु खनिज, ये कैटेगरी हम लोगों ने अलग कर दी है। एटॉमिक मिनरल्स, मिनरल्स की कैटेगरी है, लेकिन क्योंकि ये दोनों है, ये जो है ये परमाणु में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको कह दिया हमने परमाणु खनिज। लिखे, इंडिया हैज डिसेंट रिजर्व्स ऑफ एटॉमिक मिनरल्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम। भारत में यूरेनियम तथा थोरियम के, भारत में यूरेनियम तथा थोरियम के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। इंडिया हैज डिसेंट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम तथा इन्हें बेरिलियम, लिथियम तथा जिरकोनियम लिथियम तथा जिरकोनियम के साथ संबद्ध कर परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तथा इन्हें बेरिलियम, लिथियम एवं जिरकोनियम के साथ संबद्ध कर परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट यूरेनियम, बहुत इंपॉर्टेंट ये मिनरल्स हैं, खासकर यूरेनियम तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जहां जहां भी न्यूक्लियर एनर्जी का मेन जो सोर्स है वो यूरेनियम ही है। और यूरेनियम का पाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी, आज के समय में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत समृद्धि का प्रतीक है। दुनिया में जहां जहां भी यूरेनियम है वो देश जो है वो, क्योंकि यूरेनियम बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा को कर सकता है, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नाभिकीय हथियारों को बनाने में भी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए बहुत एक स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल जो है वो एक मेटल है। हेडिंग डालिए यूरेनियम, पहला हेडिंग डालिए यूरेनियम। का फॉर्मूला होता है यू, कैपिटल यू, यूरेनियम। लिखे, यह एक सिल्वर ग्रे, यानी कैसे लिखेंगे, सिल्वर ग्रे यानी चांदी, सिल्वर ग्रे यानी चांदी तथा ग्रे कलर का रेडियो एक्टिव खनिज है। यहीं पर इसका लिख लीजिए, विश्व में उत्पादन, इससे आपको याद रहे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है। वर्ल्ड में जब पढ़ेंगे तब तो उसको पढ़ाएंगे, अभी यहां इसको लिख लीजिए क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजिक है ये। विश्व में उत्पादन
लिखिए, विश्व का 2/3 यूरेनियम, 2/3 विश्व का 2/3 यूरेनियम केवल 3 देशों से पैदा होता है। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कजाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कजाकिस्तान। विश्व का 2/3 यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ताजिकिस्तान में उत्पन्न होता है और इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो लिखिए, इन 2022 2022 में कनाडा में विश्व का, सॉरी कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में विश्व का 43% यूरेनियम उत्पादन हुआ। तो सबसे बड़ा जो है 2022 का जो डेटा अभी तक अवेलेबल है, उसके हिसाब से 2022 में कजाकिस्तान में विश्व का 43% आयात हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि जब 43% यही है तो फिर उसमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और मिला दो तो हो गया 2/3, 66-70% लगभग पहुंच जाता है 2/3 यूरेनियम। हालांकि कनाडा में इसी वर्ष हुआ 15, जबकि कनाडा में 15% और एक अफ्रीकी देश है नामीबिया, यहां पर पैदा हुआ 11%। ठीक है, तो लेकिन ये 3 देश मिलकर 2/3 उत्पन्न कर लेते हैं। बात करें इंडिया की, भारत में लिखिए, हो गया, लिख लिया ये। भारत में वितरण, भारत में अगर वितरण की बात करें तो भारत में कहां कहां पर होता है, इसको लिख लीजिए फटाफट। सिंहभूम, हजारीबाग, सिंहभूम और हजारीबाग कहां पर? झारखंड। ऐसा कोई मिनरल नहीं जो झारखंड में नहीं होता है। सिंहभूम, हजारीबाग, झारखंड। गया, बिहार, गया बिहार, और देखो सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। भारत में विश्व का 2% यूरेनियम पैदा होता है। विश्व का 2% यूरेनियम, विश्व का 2% यूरेनियम जो है वो भारत में पाया जाता है। कुछ यूरेनियम का डिपॉजिट जो है, एक चीज यहां पे ऐड कर लेना, उदयपुर, राजस्थान। थोड़ा सा डिपॉजिट यहां भी मिलता है, 4 चीजें लिख लेना। देखिए, यूरेनियम का प्रमुख स्रोत पूर्वी तथा
पश्चिमी तटों पर प्राप्त एक अयस्क, इसका नाम है मोनाजाइट। यूरेनियम का प्रमुख स्रोत, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूरेनियम is found on eastern and western coast is known as monazite sand. ठीक है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो कॉन्सेंट्रेशन है, सर्वाधिक इसका जो घनत्व है वो कहां है? केरल में। केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में। केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में मोनाजाइट सैंड सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती। हालांकि इसमें थोरियम ज्यादा पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। लिख लिया? अगला लिखें, थोरियम। दूसरा अयस्क जो है उसका नाम है थोरियम, फॉर्मूला है TH। पहला था यूरेनियम, दूसरा है थोरियम। लिखिए, लिखिए, थोरियम यूरेनियम की तुलना में पृथ्वी की सतह पर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लिखिए, थोरियम इज फाउंड in more abundance than uranium in earth crust. थोरियम यूरेनियम की तुलना में पृथ्वी की सतह पर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। And the most stable form of uranium, thorium, is thorium 232। देखिए, थोरियम 232 थोरियम का सबसे स्थायी रूप है। थोरियम 232 थोरियम का सबसे स्थायी रूप है। देखिए, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से विश्व का 50%, संयुक्त रूप से विश्व का ऐड कर लेना, विश्व का 50% से अधिक थोरियम पाया जाता है। थोरियम जो है वो यूरेनियम का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, ये बात ध्यान रखिएगा। जहां पर यूरेनियम, जैसे हमारे यहाँ यूरेनियम कम होता है, 2% ही होता है, और दूसरी बात ये यूरेनियम काफी महंगा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट, हम लोग यूरेनियम की कमी थोरियम से पूरी कर लेते हैं। थोरियम भी एक जो है एक एटॉमिक मिनरल है, और ये भी उसी तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं दे सकता है, नाभिकीय रासायनिक अभिक्रियाएं दे सकता है जैसे यूरेनियम। हाँ, ये बात जरूर है कि थोरियम वाली जो रिएक्शन है उनमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा निकलती है, लेकिन जब हमारे पास अमाउंट ज्यादा है तो हम उसका क्या, फिर हम उसको क्यों ना यूज करें। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ लिग्नाइट कोयला ज्यादा होता है, तो हम एंथ्रासाइट कोयला आयात क्यों करें? जब हमारे पास लिग्नाइट पर्याप्त है तो हम लिग्नाइट का इस्तेमाल करते हैं। वही वाली बात है कि थोरियम से
जो केमिकल जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो उसमें ऊर्जा थोड़ी सी कम उत्पन्न होती है, लेकिन हमारे पास थोरियम का भंडार तो है ना, जबकि यूरेनियम हमारे पास नहीं है और यूरेनियम बहुत महंगा है और दुनिया के देशों में, और यूरेनियम से कोई काम अगर हम बनाएंगे या यूरेनियम से अगर कोई न्यूक्लियर चीज कराएंगे तो दुनिया भर में हमें हिसाब किताब देना पड़ेगा इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग। भाई यूरेनियम का निर्यात ऐसे नहीं होता है, यूरेनियम की हमने मंगा लिया, हमारे पास पैसे तुमसे मंगा लिया, नहीं। यूरेनियम को जब भी कोई देश यूरेनियम मंगाता है तो अगर वो यूएन का मेंबर है, आईएईए का मेंबर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि संस्था है, उसको बताना पड़ता है कि आपने यूरेनियम क्यों मंगाया। इसलिए तो नहीं कि आप परमाणु बम बना रहे हो बैठ के आराम से। हालांकि ज्यादातर देश ये वही लोग पूछते हैं जो खुद बना के बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि एक एजेंसी है जो इस बात पर निगरानी रखती है कि कोई ऐसा तो नहीं कोई यूरेनियम का अनाधिकृत प्रयोग कर रहा हो। और खासकर यूएस और इन बड़े देशों को, यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादा चिंता रहती है, यही लोग खतरे में आ जाते हैं। भाई जो गुस्साता है वो टारगेट किसे करता है? अमेरिका को। जब भी कोई नाराज होता है तो वो किसको गालियां देता है? अमेरिका को देश, या जो धनी देश है, विकसित देश है, उनको ही देखिए। सारा मिडिल ईस्ट जो है वो यूएसए को कोसता है। अब युद्ध हो रहा है इजराइल के साथ में, कोसा जा रहा है यूएसए को। कारण ये कि इजराइल यूएसए का साथ दे रहा है या यूएसए इजराइल का साथ दे रहा है। तो कहने का मतलब ये कि ईरान की और यूएसए की तो पहले ही ठनी हुई थी न्यूक्लियर चीजों को लेके। यूएसए ने कहा कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बताइए, ईरान ने कहा नहीं बताएंगे। और जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बताएगा उसकी यूएसए से ठनी जाती है, और वो भी ऐसा देश जो खतरनाक है और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बताए। तो बहुत सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा दिए गए थे। तो थोरियम एक अच्छा विकल्प है, हमारे पास एक ऐसा विकल्प है जिसकी वजह से हमको ज्यादा जो लोगों से बातचीत नहीं करनी पड़ती है, और भारत ने ठीक ठाक तरीके से परमाणु हथियार बना रखे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारा इसकी कैपेसिटी क्या है। अगर यूरेनियम वाला एक चलेगा तो ये दो चल जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? जब हमारे पास है तो हम जब दो बना सकते हैं तो हम तुम्हारे एक के बदले दो चला देंगे। तुमको एक के लिए बहुत हिसाब देना पड़ेगा, हमको दो के लिए हिसाब नहीं देना है, क्योंकि थोरियम हमारे घर में है। बात समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए जो है थोरियम, और भारत और ऑस्ट्रेलिया आधे से ज्यादा थोरियम पैदा कर रहे हैं, और भारत और ऑस्ट्रेलिया अच्छे मित्र हैं, क्वाड कंट्रीज हैं। इस समय विश्व के अगर बात करें तो भी भारत और ऑस्ट्रेलिया की अच्छी मित्रता है, और हम लोग थोरियम बना रहे हैं तो हम लोग आपस में एक्सचेंज भी कर लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यूरेनियम का व्यापार बड़ा खतरनाक है। अब यूरेनियम 2 ही 3 देशों में होता है, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और इनके ऊपर भी आईएईए का प्रतिबंध है कि आप बेचो, ठीक है, बेच सकते हो आप, लेकिन सही आदमी को बेचना है और बता के बेचना है, जिससे लोगों को ये पता रहे कि अगर क्या नाम है, अफगानिस्तान ने 5 किलो यूरेनियम मंगाया तो क्या करेगा ये? ऐसा तो नहीं, क्या करें, 5 किलो यूरेनियम बहुत हो गया। बात समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर जो है ये एक इंपॉर्टेंट डेस्क है जो भारत में, लिखिए कहां कहां पाया जाता है, लिखिए वितरण, लिखिए। मुख्य रूप से पाया जाता है ये मोनाजाइट सैंड में। मुख्य किसमें पाया जाता है? मोनाजाइट सैंड में पाया जाता है, जो कि कहां पर पाई जाती है? केरल के तट पर। थोरियम का सबसे बड़ा सोर्स यही है, मोनाजाइट सैंड। इसको ऐसे लिख लो इंग्लिश में, मोनाजाइट सैंड। और ये केरल के तटों पर पाई जाने वाली जो बालू है उसमें पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इन तटों पर, इनके तटों पर, इनके, जाहिर सी बात है मोनाजाइट सैंड है, बालू है, तो बालू कहां पाई जाएगी? तट। तट सब में कॉमन है। और देखिए ये सारे के सारे तटीय राज्य ही हैं, कोई ऐसा है जो इंटरनल राज्य है? सारे के सारे तटवर्ती राज्य हैं कि नहीं? तो इन तटवर्ती राज्यों पे जो तट हैं इनके कोस्टल पे जो सैंड पाई जाती है, इसमें मोनाजाइट सैंड की संभावना सबसे ज्यादा है। जैसे अभी रिसेंट जो है, सबसे सर्वाधिक उत्पादक आंध्र प्रदेश तट है। तो कई बार डिपॉजिट्स जो है वो
कहीं और भी हो सकता है, केरल वैसे तो ओवरऑल है, लेकिन इस बार का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो आंध्र के तट से हुआ, तो बालू है वो, तो बालू में कहीं से डिपॉजिट आ गया, तो हम लोग ने इसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। हालांकि एक बड़ी प्रोसेस है उससे एक्सट्रैक्ट करना और सारी चीजें करना, लेकिन फिर भी जो है इम्पोर्टेंट। और भारत में न्यूक्लियर एनर्जी जो है थोरियम बेस्ड ही है ज्यादातर, यूरेनियम बेस्ड प्लांट काफी कम है। और बाद में कई जगहों पर, जैसे कि आपका रावत भाटा है ना, इसके बाद आपका रावत भाटा गुजरात में है, काकरा पार जो है वो है, तारापुर है महाराष्ट्र में, कैगा है कर्नाटका में, तमिलनाडु में, है ना, और आपका नरोरा है यूपी में, है ना, कलपक्कम है तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटका में, कुंडकुलम जो है वो तमिलनाडु में। ये सारे भारत के न्यूक्लियर प्लांट के साइट्स हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे और आपने पढ़े होंगे। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो एक तरफ। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स या न्यूक्लियर ऐसे कह सकती है परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर प्लांट्स भारत में कहां कहां पर हैं। एक तो है काकरा पार, ये गुजरात में है आपका, तारापुर महाराष्ट्र में है, कलपक्कम ये तमिलनाडु में है, कैगा ये कर्नाटका में है, बुलंदशहर कहाँ है, बुलंदशहर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और एक कुडनकुलम है, वो भी तमिलनाडु में, कुडनकुलम तमिलनाडु में। तो ये भारत के कुछ इंपॉर्टेंट संयंत्र हैं जहां पर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू, यानी इन्हीं न्यूक्लियर मिनरल्स का यूज करके क्या उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का जो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्टर है जो है, उसका नाम है उद्योग। हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में, तो इंडस्ट्री को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इंडस्ट्री उद्योग में सभी प्रकार के उद्योग और उनकी बेसिकली उनकी साइट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो साइट हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में और इसको कंटिन्यू करेंगे। दो चीजें इंपॉर्टेंट रह गई, एक इंडस्ट्री और एक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे इंडस्ट्री के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।